इसराइल और हमास के बीच गजा में संघर्ष तेज हो रहा है। जमीनी अभियान के दौरान आमने सामने की लड़ाई हो रही है। इसी बीच गजा के सीमावर्ती इलाके में इसराइली ठिकानों पर रॉकेट हमले की गए हैं। दरअसल रविवार सुबह मध्य गजा से इसराइल की सीमा पर बस्तियों की ओर 2 रॉकेट दागे गए, जिसमें गजा सीमा के पास नेतिवोत और अन्य समुदायों में हवाई हमले के सायरन बजे। इसकी जानकारी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी दी। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी से इसराइल की ओर 2 रॉकेट दागे गए। एएफपी के अनुसार इसराइली सेना ने कहा कि मध्य गजा पट्टी से इसराइली क्षेत्र में प्रवेश करते हुए 2 रॉकेटों की पहचान की गई है। नेटवोड क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। एक रॉकेट को रोक दिया गया, जबकि दूसरा रॉकेट एक खुले मैदान में गिरा। उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यह हमला गजा से स्थित 10 किलोमीटर दूर स्थित 50,000 की आबादी वाले नेटिवोड शहर पर किया गया। खास बात यह है कि हमला हमास ने नहीं, बल्कि इस्लामिक जिहाद नाम से एक संगठन ने किया है। यानी इसराइल के खिलाफ एक और मोर्चा खुल सकता है। हालांकि इस्लामिक जिहाद ने बहुत समय के बाद इस तरह का कोई हमला किया, लेकिन माना जा रहा है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे सभी ग्रुप एक हो रहे हों। इस्लामिक जिहाद ने इस हमले को ज़ायोनी दुश्मन यानी इसराइल के अपराधों के जवाब में बताया, जिसमें गजा सिटी में हाल की सैन्य कार्रवाइयों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले शामिल हैं। आईडीएफ ने इस हमले के जवाब में गजा सिटी में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हवाई हमले तेज किए। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने गजा में एक 15 मंजिला हाई राइज इमारत यानी सूसी टावर को नष्ट कर दिया, जिसे हमास अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि उनकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसके अलावा आईडीएफ ने गजा सिटी के अल रोया टावर के निवासियों को खाली करने की चेतावनी जारी की, क्योंकि वहां हमास का बुनियादी ढांचा होने का दावा किया गया। आईडीएफ ने गजा सिटी के 40% हिस्से पर नियंत्रण का दावा किया है और हाल के दिनों में जैतून, जबालिया और शिजाइया जैसे क्षेत्रों में हमास की सुरंगों और हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने गजा के निवासियों को दक्षिणी गजा और सुरक्षित क्षेत्रों में जाने का आदेश दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि गजा में कोई भी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि गजा में मानवीय संकट चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता संगठनों ने बताया कि इसराइल ने गजा में भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति को व्यवस्थित रूप से रोका है, जिसके कारण भूखमरी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2023 के बाद से 332 लोग भूखमरी से मर चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। गजा में 90% से अधिक घर, स्कूल और अस्पताल नष्ट हो चुके हैं और लगभग 2.5 मिलियन की आबादी विस्थापित है। गजा में युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। इसराइल की शर्त यह है कि हमास उनके बंधकों को लौटा दे और हथियार डाल दे, लेकिन हमास ने हथियार डालने की शर्त से साफ इनकार कर दिया है। ईरान और इसराइल के बीच जून 2025 की 12 डेज वॉर के बाद हालात बदल रहे हैं। ईरान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रियता दिखा रहा है। इसके अलावा पड़ोसियों से ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान की न्यायिक प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिन-नेजई ने शनिवार को तेहरान में इराक के नेशनल विजडम मूवमेंट के नेता सैयद अम्मार अल हाकिम के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नेजई ने जोर देकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कभी भी धौंस पट्टी या बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हमेशा आपसी सहमति पर आधारित बातचीत में विश्वास रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान हाल ही में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिवसीय जंग के बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने इस मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नेजई के बयानों को प्रमुखता से जगह दी गई है। ये मुलाकात तेहरान में आयोजित की गई, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों, द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। नेजई, जो ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं, उन्होंने अल हाकिम के साथ स्पष्ट बातचीत की और ईरान की विदेश नीति को साफ करते हुए कहा कि देश अपने दुश्मनों की साजिशों के प्रति पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान अपने मौलिक अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्य है। ये बयान ईरान के उस दृढ़ रुख को दर्शाता है जो जून 2025 में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई जंग के बाद और मजबूत हुआ है। गुलाम हुसैन मोहसिन-नेजई ने कहा,
ईरान अपने दुश्मनों की शक्ति से गुस्से में है और वे साजिशें रचते हैं। हमें इन साजिशों को बेअसर करने की जरूरत है। देश कभी भी बाहरी ताकतों की धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेगा और बातचीत केवल आपसी सम्मान के आधार पर ही होगी। ईरान इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें अमेरिका ने भी बाद में हिस्सा लिया। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने आंतरिक सुरक्षा को सख्त किया, जिसमें संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारियां और इसराइली सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। इजराइल ने जुलाई 2025 में ही ऐसे सहयोगियों के लिए मौत की सजा की घोषणा की थी, जो इस मुलाकात के बयानों से जुड़ता है। आपको बता दें कि अल हाकिम इराक के एक प्रमुख शिया राजनीतिक नेता हैं। ईरान के साथ गहरे संबंध वे रखते हैं। उनका नेशनल विजडम मूवमेंट इराक की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ईरान इराक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रहा है। ये मुलाकात क्षेत्रीय स्थिरता और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जो ईरान समर्थित एक गठबंधन है, उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास मानी जा रही है, खासकर जब इराक में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अभी भी एक मुद्दा बनी हुई है। दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई और इस मामले में उन्होंने आपसी बयान भी जारी किए। ये बयान अमेरिका और इसराइल के संदर्भ में देखे जा रहे हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान पर दबाव बनाया था। इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की वकालत करने वाले ईरानी सुधारवादियों को भी चेतावनी दी है, जिनमें उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान ईरान की आंतरिक एकता को मजबूत करने का एक हिस्सा है। ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी गति आई है ये अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल दोनों नेताओं की बातचीत में कुछ बड़े बयान सामने आए हैं। देखना ये होगा कि ईरान अब किस तरीके से इसराइल पर एक्शन लेता है, चाहे वो कूटनीतिक एक्शन हो, चाहे वो रणनीतिक एक्शन हो। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इसराइल समेत पश्चिमी देश और यूरोपीय मुल्क ईरान के परमाणु कार्यक्रम से हमेशा से ही चिंतित रहे हैं और इसे रोकने के लिए वो लगातार तकड़मबाजी भी करते हैं। इसी बीच ईरान के वजीर खारिजा यानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पश्चिमी देशों पर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया, जबकि इसराइल के परमाणु हथियारों के कथित विस्तार पर उनकी चुप्पी की तीखी आलोचना की है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि इसराइल अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र में एक नई इमारत का निर्माण कर रहा है, जिसे जानकार नया रिएक्टर या हथियार निर्माण सुविधा मान रही हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रागची ने कहा, पश्चिमी देशों को इस बात से परेशानी नहीं है कि कोई देश शांतिपूर्ण परमाणु तकनीकी विकसित कर रहा है, बल्कि उनकी चिंता ये है कि तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से कौन सा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट में एकमात्र परमाणु हथियार भंडार उनके नरसंहारी सहयोगी के हाथों में परमाणु हथियारों के स्पष्ट विस्तार पर पश्चिमी देशों की गहरी चुप्पी है। अरागची ने आगे कहा कि पश्चिमी देशों की ये चुप्पी परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करती है। उन्होंने E3 या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जिसमें वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाते हैं लेकिन इसराइल की गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं। अरागची की टिप्पणी हाल ही में सामने आए उपग्रह चित्रों यानी सैटेलाइट इमेजेस के विश्लेषण के बाद आई है, जिसमें इसराइल के कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र डिमोना में स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एक नई इमारत के निर्माण की बात सामने आई है। जानकार मानते हैं कि इमारत एक नया रिएक्टर या परमाणु हथियार निर्माण की सुविधा हो सकती है, जो इसराइल की परमाणु क्षमता को बढ़ाने का संकेत देती है। इसराइल ने कभी भी आधिकारिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है और न ही उसने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु प्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि इसराइल के पास 80 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं, जिससे वो मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता है। दूसरी ओर ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का विषय रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% तक यूरेनियम शुद्ध कर चुका है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम यानी 90% के करीब है। हालांकि ईरान ने बार बार दावा किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन
या चिकित्सा अनुसंधान के लिए है। फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।